हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं ये यूपीपी, जो आपका यूपीपी बता रहे हैं, कहाँ यार यूपीपी पहुंच गए। आरआरबी में जो एलपी की पोस्ट आई है उसके लिए हम लोग साइंस कंप्लीट कर रहे थे, क्योंकि हमें पता है वहाँ पे मैथ रीजनिंग का तो वेटेज होता है, प्लस साइंस अगर आपको नहीं आती तो आपका एग्जाम निकलना नहीं है किसी भी हालत में। तो उसी चीज़ को हम लोग कंप्लीट करने के लिए साइंस के जो पोर्सन होते हैं, 5 पोर्सन होते हैं साइंस के, हम लोग 5 कर रहे हैं। अब बच्चे बहुत से कहेंगे अरे सर जी साइंस के तो 4 ही पोर्सन होते हैं। तो भैया साइंस में 3 पोर्सन तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो जाती है। 30 चौथा पोर्सन आता है इन्वायरमेंट, 5वां पोर्सन आता है कंप्यूटर, ये भी साइंस में गिने जाता है। कंप्यूटर साइंस होती है, इन्वायरमेंट साइंस होती है। तो ये आपके 5 पोर्शन होते हैं साइंस के, सभी गिने जाएंगे इसमें, सभी से पेपर से क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चे कह रहे थे कि सर जी इसमें 14,000 क्वेश्चंस हैं, पेपर से पहले इसको कंप्लीट नहीं करा पाएंगे, और तो आप इसे पेपर से पहले कंप्लीट करा दीजिए, कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा बढ़ा दीजिए। तो दोस्तों देखो, मैं क्वेश्चंस बढ़ा दूंगा, प्लस मैं यहाँ पे एक दिन में एक वीडियो नहीं, मैं एक दिन में आपको एक लाइव क्लास भी कराऊंगा, जिसमें आप लोग आना, आप इसमें साइंस के क्वेश्चंस देखना, जिसमें कंप्यूटर, पर्यावरण में अलग अलग चीज़ें लेके आऊँगा। जितना ना करिए, 2 बुक्स हैं, एक में 14,000 क्वेश्चन है, एक में 9,000 क्वेश्चन है। मैं आपको ये जो भी लगभग 24-25 हज़ार क्वेश्चन जो है मैं सब करा दूंगा। लेकिन उसके पीछे एक चीज़ है जो आपको मेरे साथ में करनी पड़ेगी, वो ये है कि आप लोग वीडियो को कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को जो भी आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हो, जहां भी ग्रुप में, आप वहां पे शेयर कर दिया करें दोस्तों। कम से कम एक दिन में यार 200-300 व्यूज तो लोग देख लें, कम से कम एटलीस्ट 200-300 लोग तो देखें। सोचो पूरे दिन में 100 व्यूज नहीं हो रहे हैं यार, मेहनत लगती है। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी ये है दोस्तों कि आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग हमारा करें, कि आप लोग भी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, फॉरवर्ड करें लोगों को, तो जिससे थोड़ा सा व्यूज बढ़े। मैं इस चीज़ को, मैंने वैसे भी कहा है कि अभी कुछ चीज़ों में व्यस्त हूँ, थोड़ी सी तबियत भी दिक्कत कर रही है, खांसी ज़्यादा आ रही है, आप वीडियो में भी कई बार सुनते होंगे खांसी आ गई। तो बस वही चीज़ है, जैसे ही ये खांसी वाली चीज़ें, समस्याएं खत्म होती हैं, थोड़ी तबीयत का सुधार होता है, मैं आपको क्या करूंगा, ये फिजिक्स तो मैं आपको एक वीडियो में लेके आ ही रहा हूँ, मालूम है दूसरे में पर्यावरण लेके आ गया, फिर मालूम है मैं तीसरे वीडियो में कंप्यूटर लेके आ गया। तो ऐसे दिन में 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, हम लोग इनको जल्दी खत्म कर लेंगे। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा सहयोग मेरा भी करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, वीडियो को शेयर कर दें, कम से कम एटलीस्ट दिन में 200-300 तो व्यू पहुंचे यार। अभी तो दिन में बताओ 100 व्यू नहीं पहुंच रहे हैं। आज वाले ही वीडियो पे, कल वाले वीडियो पे ही अगर देख लिया जाए तो कल वाले वीडियो में अभी तक टोटल व्यूज जो है वो शायद 60 व्यूज पहुंचे हैं। तो दोस्तों बस वही चीज मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा आप अपना सहयोग अपनी तरफ से लगाएं, थोड़ा सा मैं लगा रहा हूं, और दोनों लोग मिलकर इस चीज को हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे, और साथ ही हम लोग इसको कंप्लीट भी करेंगे। चलो अब क्लास स्टार्ट करेंगे। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि बल F बराबर 0 है इसलिए किया गया कार्य होगा। देखो, जब अगर न्यूटन बता रहा हूं, जितना बल लगाया जा रहा है वही 0 होगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं एक कागज का पत्ता भी कागज रख दूं सीधा सा, आप उस पर अगर बल नहीं लगाएंगे तो क्या वो अपनी जगह से हिलेगा? नहीं हिलेगा, यानी कि कार्य क्या होगा? शून्य हो जाएगा। जब तक विस्थापन नहीं होगा तब तक क्या होगा? कार्य शून्य ही रहेगा। क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, W बराबर क्या होता है? F इंटू डी होता है। और WF जो अगर 0 हो गया, यहाँ पे एक चीज 0 होगी तो दूसरी चीज गुणे में है, तो दूसरी चीज अपने आप क्या बन जाएगी? 0। तो इसलिए आपका वर्क जो है वो 0 बन जाएगा। चलो फिर आगे देखो, 202 नंबर, एक पोर्टर जमीन से 12 kg सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य। अब यहाँ पे उसने कार्य पूछा है ठीक। अब देखो, द्रव्यमान आपका कितना हो गया? 12 kg। तो आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है? W बराबर mgh। क्योंकि सामान उसने यहां से उठा के यहां पे रखा है, तो सिंपल सी बात, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, इसलिए g आ गया। तो देखो, और क्योंकि ऊंचाई पे लेके गया है तो m कितना था? 12 kg। g कितना है? g आपका बनना है, दे रखा होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1.5 मीटर। तो अब देखो, 12 और 15 की गुणा अगर हम लोग इसकी और इसकी गुणा करते हैं तो मिल जाता है 180, लेकिन एक पॉइंट लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। अब अगर इसकी 10 से भी गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 180, और केजी मीटर पर सेकंड ये बना देगा आपका जूल। क्या बना देगा? जूल। तो 180 जूल आ जाएगा। ये लीजिए, आपका आंसर आ गया 180 जूल। चलो फिर देखो, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य होगा। फिर वही है, अगर 25 न्यूटन का बल लग रहा है, इसका मतलब आपके पास यहाँ पे आपको F दे रखा है, और D कितना, विस्थापन कितना हो रहा है? 5। तो कितना हो जाएगा? W बराबर F इंटू डी हो जाएगा। तो F कितना है? 25 है, और गुणे यानी कि न्यूटन का बल, और अगर 5 मीटर इस पे और लग रहा है तो न्यूटन मीटर बिल के बजाय जूल बना देंगे, और 25 की गुणा 5 से करेंगे तो 125 बना देंगे। ये आपका कितना बन जाएगा? 125 जूल बना देगा। ये लीजिए भाई, 125 जूल आ गया।
204 नंबर, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह कहलाता है। जब एक बात बताओ, अगर उसने धक्का दिया, ठीक है, और दीवार जो है गिरी तो है नहीं, मतलब दीवार तो अपनी जगह से हटके तो कहीं गई नहीं है, क्योंकि विस्थापन तो हुआ नहीं उसमें। अब अगर विस्थापन नहीं होगा तो क्या होगा, कोई कार्य होगा? नहीं होगा, तो बिल्कुल भी कोई कार्य नहीं है होगा। चलो 205 नंबर देखो, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य। अब देखो 4 मीटर चल गया तो ये तो दूरी बन गई, और उसने क्या किया होगा 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से, 12 न्यूटन वो बदला तो है नहीं। अब अगर जब वो बदला नहीं गया है तो फिर वही है, चाहे तो आप W बराबर F इंटू डी लगा लो, चाहे तो, और W, या आप ऐसा करके लिख सकते हो कि W बराबर F इंटू एस भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का सेम काम होता है। विस्थापन होना चाहिए, तो 12 न्यूटन का बल लगा था 4 मीटर से, तो 12 चौक 48 जूल आ जाएगा आपका आंसर। ये लीजिए भाई, 48 जूल आपका आंसर आ गया। देख रहे हो, कल हम लोगों ने इसी चीज पे चर्चा की थी, कल हम लोगों ने यही क्वेश्चंस किए थे, और आज देख रहे हो ये क्वेश्चंस कितनी जल्दी और कितने आसानी से हमारे सामने आज हो रहे हैं। चलो 6 नंबर, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, और लागू बल। देखो जब भी कभी कोई वस्तु जो है, कोई पिंड जो है, किया गया कार्य उसका तभी माना जाएगा जब उस वस्तु का प्रारंभिक वेग होगा, और उसी पे वो निर्भर करता है। अगर प्रारंभिक वेग ही नहीं होगा तो ये बताओ क्या वो चल पाएगा? नहीं चलेगा, और जब तक चलेगा नहीं तो विस्थापन नहीं होगा, और जब विस्थापन नहीं होगा तो उसके बीच में कोई काम नहीं होगा। तो यहां पे वस्तु का प्रारंभिक वेग होना बहुत जरूरी है। यही चीज बस जो मैं बता रहा हूँ कि खांसी भी आ रही है, दवाई आ चुकी है, दवाई खा भी रहा था लेकिन नहीं फायदा हो रहा था, दवाई आज फिर चेंज कराई गई है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। ये क्वेश्चंस मैं बढ़ा दूंगा, एक वीडियो में 50 ही रखूंगा, लेकिन आपको वीडियोज की संख्या बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं क्वेश्चंस कराता हूं तो वीडियो, जब आप सोचो, एक कल मैंने न्यूमेरिकल का एक वीडियो दिया आपको, मैंने सोचा इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ आपको फायदा मिलेगा, उससे मैंने दिया। उसका जो एवरेज व्यू टाइम है सोचो 3 मिनट का है, 40-42 मिनट का वीडियो था, 3 मिनट पे आके रुक गया। तो इसका मतलब जो भी बच्चा, टोटल जो बच्चा व्यूज कर रहा है वो मैक्सिमम, मतलब टोटल एवरेज मिला के वो 3 मिनट ही देख रहा, पूरा वीडियो नहीं देख रहा। तो फिर बताओ, मैं 50 से अगर इसको 150 क्वेश्चन, या मैं कहता 500 क्वेश्चन भी करा दूं, 4 घंटे का वीडियो बना दूं, देखना तो आपको 3 ही मिनट का है, तो फिर यार 50 ही क्वेश्चन कर लो, क्या ही दिक्कत है। चलो, किसी वस्तु पर किया गया कार्य पर निर्भर होता है, फिर वही कार्य उसके क्या होता है, प्रारंभिक वेग पर निर्भर होगा, क्योंकि अगर वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा तो बाकी की सारी चीजें तो सिंपल वहीं पे खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वस्तु तो अपनी जगह से ही नहीं हिली। तो जब जगह से नहीं हिली तो कार्य नहीं हुआ, और कार्य नहीं होगा तो शून्य हो जाएगा, बात खत्म। चलो 208 नंबर, ना होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। अब क्या नहीं होने पर? वेग, विस्थापन, शक्ति या संवेग। वेग से हमें कोई मतलब नहीं, शक्ति से कोई मतलब नहीं, संवेग से हमें कोई मतलब नहीं। अगर विस्थापन नहीं होगा तो इसका मतलब कार्य नहीं माना जाता है। विस्थापन क्या होता है? कोई चीज जैसे ये यहां पे रखी है, हमको यहां पे पहुंचानी, तो यहां से लेके यहां तक पहुंचाने में उसने कुछ दूरी तय की गई होगी, इसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? यही विस्थापन कहलाता है। ठीक है, तो हमें कार्य करवाने के लिए विस्थापन होना बहुत जरूरी है। 209 नंबर, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक भाई क्या है? देखो, बल की आवश्यकता नहीं होती, नहीं बल की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, तो ये तो गलत हो गया। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उसने कहा था 2 शर्तें होती हैं, उनमें से एक हमको बतानी है, तो एक तो हमें ये मिल गई कि वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। अगर विस्थापन नहीं है तो बल पे कार्य नहीं माना जाएगा। ठीक, ये तो हो गई। ऊर्जा का अवशोषण उत्सर्जन नहीं होना, वस्तु की कोई स्थिति में बदलाव नहीं, हटाओ, ये फिर तो एक ही शर्त बतानी थी, और ये लीजिए आपका आंसर हो गया। चलो, अब 2 क्वेश्चन एक ही में है, ये देखते हैं। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो बल और विस्थापन यानी कि F इंटू एस कह लीजिए या F इंटू डी कह लीजिए, दोनों मिलकर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो ये लीजिए कार्य हो जाएगा। कार्य का गुणनफल क्या होता है? कार्य का गुणनफल क्या होता है? बल और बल की वस्तु की जो दिशा होती है उसमें विस्थापन होता है, तो यही आपका बन जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा? बल जो है वो वस्तु के बल की दिशा में विस्थापित होना चाहिए। तो यहां पे इसका मतलब ये चौथा ऑप्शन सही दिख रहा है, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। 12 नंबर, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो देखो, कार्य के लिए आपको बल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, उन दोनों के बीच कुछ कोण होना चाहिए। तो इसका मतलब है अब वो किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपको संवेग दिखाई दे रहा होगा, हटा दीजिए इसको, क्योंकि विस्थापन होना चाहिए, एफ होना चाहिए, ठीक है, बल होना चाहिए, और दोनों के बीच कोण भी होना चाहिए। कोण 0, 45, 60, 30, 90 कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, इसीलिए W बराबर एफ इन टू डी कॉस थीटा का सूत्र बनाया गया था। 213 नंबर, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल द्वारा दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाएगा क्या कहा जाएगा भाई? अब फिर वही परिभाषा ही इसने बताई है कि वस्तु, एक वस्तु है, उस पर हमने बल लगाया और वस्तु जो है बल की दिशा में विस्थापित हो गई, तो क्या हो जाएगा? तो कार्य हो जाएगा ना। तो फिर वही चीज हो गई यहाँ पे भी कि किया गया कार्य, आंसर इसका बन जाएगा। 14 नंबर, किसी पिंड पर कार्य किया जाता है तब, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, कार्य तभी किया जाएगा जब क्या होगा? यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, बल इस पर कार्य करते हैं, वहां विस्थापन होता है, यह किसी निश्चित दूरी के मध्य के से आगे बढ़ता है। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है, किसी पिंड पर की बात हो रही, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाएगा जब एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है ठीक है, उसमें यांत्रिक ऊर्जा मतलब यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से जो है ऊर्जा में वृद्धि होगी, वृद्धि का जो अनुभव करेगा तभी उस पिंड पर कार्य माना जाएगा। 215 नंबर, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 है तो किया गया कार्य कितना होगा? मैंने ये क्वेश्चन आपको कई बार बताया है कि जब भी कभी आपके सामने अगर ये कह दिया जाए कि जो बल है और विस्थापन दोनों के बीच जो कोण है वो 90 है, तब उसके बीच कार्य कितना होगा? उदासीन, ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं 2 दिन से करा रहा हूं। अगर आप लोग वीडियो को सीरियसली देखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, और क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के हैं तो क्वेश्चन आ भी सकते हैं, तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस को सीरियसली लेके क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। वरना भाई क्या है, जैसे आप लोग, मैं रोज क्वेश्चन एक छोड़ता हूं कि आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट में बताएं, पर आप लोग नहीं बताते हैं। तो ये देखिए, ये आपका दिखाता है कि आप कितने तत्पर हैं अपने एग्जाम को लेके, कितने तत्पर हैं अपनी परीक्षा को लेके, कितने तत्पर हैं आप इस चीज को लेके कि मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। तब जब तक आप रिप्लाई नहीं करेंगे मुझे नहीं समझ में आएगा कि आप लोग कुछ भी इसको सीरियसली ले रहे हो। 16 नंबर, जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 हो तो किया गया कार्य होगा सेम वही चीज अभी मैंने बताई थी, जो पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर होगा सेम इसी क्वेश्चन का आंसर भी वही होगा। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं तो आप पीछे वाले का भी बता देंगे, तो इसको भी आप लोग कमेंट में ही बताएंगे। दोनों लिख देना, ऐसे कमेंट जब लिखना तो लिख देना 215 एंड 216, जो भी आंसर आएगा दोनों का सेम होगा, बता देना। क्योंकि दोनों के सेम आंसर हैं, अब एक का बताओ एक का ना बताओ तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनके क्वेश्चंस के आंसर देंगे, पढ़ाई को थोड़ा सा सीरियस लेंगे। चलो, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर होती है। कौन सी ऊर्जा पर वो निर्भर होती है? देखो, वस्तु के द्रव्यमान और आयतन, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था, वस्तु के परिमाण और दिशा। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट बनना है कि कार्य करने वाली जो वस्तु की स्थिति होगी और उसकी अवस्था पर ही उसके कार्य करने की क्षमता निर्भर करती है। ठीक है, उसकी जो ऊर्जा होती है किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो वो ऊर्जा क्या मतलब किस पर निहित करती है, तो वो बताना था। किसी वस्तु पर कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कैसे निकालेंगे, तो कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। मान लीजिए हम आपको एक पत्थर दे दें बहुत बड़ा सा और हम उसको स्लोप पे रख दें और हम आपसे कहें कि इसको ऊपर ढकेल के लाना है आपको, ठीक है, तो क्या होगा? तो उसमें क्या होगा, बल की कंडीशन जो होगी वो ज्यादा लगने लगेगी। तो बस इसीलिए उसने कहा है कि उसकी जो वस्तु की स्थिति और अवस्था होगी उसमें जो परिवर्तन होगा वो बहुत जरूरी है। खैर, मतलब उसकी अवस्था पर डिपेंड करता है। 18 नंबर, एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है और उसके द्वारा सामान पर किए जाने वाले काम की गणना करनी है। अच्छा ठीक देखो, ऊंचाई है तो यानी कि जी का मान होगा। उसने द्रव्यमान है कितनी ऊंचाई तक लेके गया है, क्योंकि नीचे से ऊपर उठा के वो जमीन से नीचे तक ऊपर तक लेके जाएगा तो उसने कुछ तो काम किया है ना। वस्तु को नीचे जमीन से लेके अपने सर तक लेके गया, कितनी ऊंचाई थी उसमें 1.1 थी, तो उतना तो काम कर ही लिया। तो क्या फार्मूला बन जाएगा, W बराबर mgh। तो m कितना था 10 kg और g कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू कितना है 1.1। अब आपको क्या करना है, ये 10 दहामन तो 100 बन जाएगा और 1.1 का जो गुणा होगा
हम लोग किससे करेंगे, तो वो करेंगे भाई 100 से, तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, और ये क्या बना देगा, जूल बना देगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा 110 जूल। यार देखो ये तो कैलकुलेशन छोटी है, आपको मुंह जवानी ये कैलकुलेशंस होनी चाहिए। अगर आप अभी भी मुंह जवानी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्त आपको कैलकुलेशन करनी चाहिए, क्योंकि जो पेपर आपको मिलेगा उसमें इंटर लेवल की मैथ पूछते हैं, उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत अच्छे लेवल की दे देते हैं, कई बार हाइट एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी इसमें मैथ के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत अच्छे लेवल के आते हैं, तो इसलिए इनको लाइटली मत लेना। चलो, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा। अब देखो जब आमने सामने से जब आएंगे एक दूसरे के तो क्या होता है, अगर चालों की बात करें तो वो जुड़ जाती है, लेकिन उसके द्वारा हमें कार्य बताना पड़ेगा। तो एक प्रेशर लगा रहा है, दूसरा उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, तो कार्य क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कैसे, जब गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हुई हवा, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, वो उधर से प्रेशर डाल रही है, ये गाड़ी अपने चलने का प्रेशर इधर से डाल रही है, तो जो हवा द्वारा कार्य पर जो लगाया गया बल होगा वो कार्य के विस्थापन के विपरीत होगा भाई, विपरीत। तो लगाए गए बल की दिशा जो है वस्तु के विस्थापन के बीच जो कोण हो जाएगा वो 180 बन जाएगा, क्योंकि कार के द्वारा इधर से ऐसे करके हवा चल रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये हवा चलती हुई आ रही है, और इधर से भाई आपकी जो है कार ऐसे करके चलती हुई आ रही है। ठीक है, ये आपकी कार चलती हुई आ रही। तो अब आप एक चीज देख रहे होंगे, इसके सामने सामने बन रही, तो कोण कितना बन गया, ये कोण बन गया भाई 180 का। अब अगर कोण 180 का बन गया तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, W = F × D × cos थीटा होता है। अब d की जो थीटा की वैल्यू होगी वो हम लोग किस में रखेंगे, 180 में, और जैसे ही cos थीटा की वैल्यू आप रखोगे 180 तो तुरंत क्या बना देगा, मान ऋणात्मक बना देगा, क्योंकि cos थीटा 90 की वैल्यू 0 होती है और 180 की वैल्यू -1 होती है, तुरंत माइनस में आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, चलो 220 देखो, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, वजन मिल गया। ठीक, चलो और 1-2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, यदि जी जो है इतना है तो वृक्ष पर चढ़ने द्वारा लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो देखो यहां पे आपको जो किया गया कार्य है, तो कार्य बराबर जो देखो उसने भार था, किसका, ये वजन था, भार, और वो कितनी ऊंचाई तक चढ़ी थी, ऊंचाई तक चढ़ी थी ना, तो गुणे ऊंचाई। भार कितना था, 200 न्यूटन, ऊंचाई कितनी चढ़ी थी, 2 मीटर। और क्योंकि उसने एक चीज ये भी याद रखना, यहां पे आपको बहकाने के लिए जी की वैल्यू दे रखी है कि जी जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उस वो लगेगा, प्रेशर लगेगा। जो लड़की, जैसे मान लीजिए ये ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे करके कोई वृक्ष है, और इस पे अगर ऐसे ऐसे करके कोई लड़की चढ़ रही है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये लड़की चढ़ रही है तो इसके ऊपर ऐसे करके नीचे के लिए एक गुरुत्वाकर्षण बल भी तो लग रहा होगा, वो लगेगा, लेकिन यहां पे इसमें उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि लड़की के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो उसके भार, क्योंकि जितना उसका भार है वो उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल भी महसूस करेगी। और ऊंचाई उसकी कितनी हो जाएगी, तो 2 दूना 400 हो जाएगा, और न्यूटन मीटर मिलके बना देंगे जूल, 400 जूल इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखो, यदि कोई 500 न्यूटन की नियत बल से कोई 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो किया गया कार्य की गणना करनी है। ठीक, अब यहां पे देखो किलोमीटर में दे दिया, आपको पता है न्यूटन और मीटर मिलते हैं तब आपको क्या बनाता है, जूल बनाता है, और आंसर सब आपके जूल में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको भी आपको बदलना पड़ेगा, जो आपकी डिस्टेंस यानी कि विस्थापन होगा। ठीक है, विस्थापन को ऐसे ही लिख लेते हैं, ऐसा होगा, कितना होगा, 15 किलोमीटर है, लेकिन इस 15 किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदलना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 15,000 मीटर। बस, यानी कि W = F × S कर लें चाहे D कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप D भी लिख सकते हैं ऐसे करके। तो F कितना है आपके सामने, 500 न्यूटन है, इंटू S कितना है, अभी आया है 15,000 मीटर, दोनों का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 15×5 = 75, और कितने, 3 2 5 0, 1 2 3 4 5 0, और जूल बना देगा। तो 5 0 ही काउंट करने आपको, 1 2 3 4 5 0 है, तुरंत आपका आंसर हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ो। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल
5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी पर विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो आपको कुछ करना है इसमें, कुछ नहीं करना। बल आपको पता है कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का, ठीक है। और उसने जो है 5 केजी जो वस्तु को बल की दिशा में ही किया है, तो उसके ऊपर जो बल की दिशा में किया तो थीटा तो 0 हो जाएगा और वो 1 बना देगा। तो यहाँ पे विस्थापन कितना बताया गया, 2। तो एफ और विस्थापन आपको पता है, एफ कितना है 10 और विस्थापन कितना है 2, तो 10 गुणे 2 जैसे ही आप कर देंगे तो 10 दूना 20 जूल आपका आंसर हो गया। समझ रहे हो। जो बच्चे नए जुड़ रहे हो, वो जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको ये समझ में नहीं आया कि ये 20 कैसे आ गया, तो वो आप लोग भाई कल वाला वीडियो देख लीजिए जाके। मैंने उसको बहुत ज्यादा विस्तारित रूप से, मैंने उसको 40 मिनट में ये ही क्वेश्चंस लगवाए हैं, 40 मिनट में 50 क्वेश्चंस लगवाए हैं। आप उसको देख लीजिए जाके, जिनको भी ये समझ में ना आया हो। चलो, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी 10 न्यूटन बल के साथ एक वस्तु स्थानांतरित होती तो किया गया कार्य, तो 10 मीटर चलती है और 10 न्यूटन का बल लगता है, तो 10 दूना नहीं 10 दहामन 100 जूल। ये लीजिए। फिर देखो, 50 न्यूटन का एक बल वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित करता है, तो 10 मीटर तक विस्थापित किया तो फिर वही 50 गुणे 10 और न्यूटन, इधर यहां पे न्यूटन है और यहां पे मीटर है, तो कितना हो जाएगा 500 जूल। ये लीजिए भाई 500 जूल आपका आंसर हो गया। देख रहे हो, ये जो क्वेश्चंस अभी आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, जो भी आपने देखा 500 जूल या जो भी, ये क्वेश्चंस आप भूलेंगे नहीं। जब आपके सामने आएगा आप धड़ाक धड़ाक, बिल्कुल जैसे मैं अभी कर रहा हूं ना, इससे भी जल्दी करेंगे। किसी वस्तु पर लगने वाला बल लगने पर यदि वह गतिशील नहीं होती तो इसे क्या कहा जाएगा। अगर वो गतिशील यानी कि वो विस्थापित नहीं होगी तो क्या होगा, कार्य होगा क्या, नहीं कार्य होगा। इसका मतलब कोई कार्य नहीं होगा, तो ये चौथा ऑप्शन आ जाएगा कि कोई कार्य ही नहीं हुआ। सही बात भी है, जब वस्तु ही जगह से नहीं हिली तो कैसे कार्य हुआ ही नहीं, तो फिर बस बात खत्म। जब कार्य नहीं हुआ तो कुछ काम नहीं, हटाओ। 26, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो वो भी शून्य हो जाएगा। जब भाई उस पे ऊपर कार्य ही नहीं हो रहा है तो फिर वो उसके ऊपर क्या मतलब है। जब वो बल विस्थापित ही नहीं तो कार्य माना नहीं जाता है, तो वो शून्य हो जाएगा। 27 नंबर, निम्न में से क्या कार्य का गुण नहीं है। अच्छा, कार्य की दिशा होती है, कार्य की दिशा होती है। कार्य की दिशा क्या होती है यार। अगर मैं मान लो अभी मैं कह दूं, सीधी सी बात है, जैसे मैं बोल भी रहा हूं आपको समझाने के लिए, तो ये भी तो एक कार्य है, ये कर रहा हूं, इसकी कोई दिशा है क्या, नहीं होगी, ठीक है। तो गुण नहीं है तो फिर यही मिल गया आपको, खिचौरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पहले ही ऑप्शन आपको गलत दे रहे हैं कि उसकी कार्य की दिशा होती है। कार्य की दिशा का भाई क्या ही मतलब है, कोई मतलब नहीं है। एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। देखो ऐसे समझ लो, बस द्वारा न्यूटन का, तो यानी कि ये F बराबर कितना लग रहा है 4000 न्यूटन, और उसने W बराबर कितना दे रखा है, W बराबर आपको दे रखा है 2000 जूल। ठीक, आपसे पूछा क्या है, आपसे वो यस पूछ रहा है, तो आपको पता है W बराबर F इंटू एस होता है या F इंटू डी होता है। दोनों में से आप जो लेना चाहें ले लें, कोई दिक्कत नहीं। डी मान ले विस्थापन होता है, इस मतलब भी विस्थापन ही होता है। और आपको यहाँ पे ये कितना दे रखा है, ये 2000 दे रखा है जूल, और ये कितना दे रखा है 4000 न्यूटन, इंटू डी को तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 2000 के बटे में कितना आ जाएगा 2000, और जूल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर, और बटे में 4000 क्या था, न्यूटन का बल लगेगा। हाँ ठीक, तो ये 4 न्यूटन से न्यूटन चला गया, 1 2 3 चले गए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि आधा मीटर, आधे मीटर की दूरी चलेगी। तो आधा मीटर कहां पे लिखा, ये लिखा, आधा मीटर चल गया भाई। 29, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है, जिसे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, किया गया कार्य, तो 50 और 30 की गुणा करेंगे, सीधे 1500 जूल आपका आंसर आ जाएगा। अब मुझसे मत पूछना भाई यहाँ पे क्वेश्चन का सर जी आंसर कैसे आया। भाई कल का वीडियो देखिए, आज के क्वेश्चन आपसे बिल्कुल एग्जैक्टली एक एक करके लगेंगे और कम समय में लगेंगे। 30, एक कुली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे भूमि से 20 मीटर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य की गणना, फिर mgs लगा देंगे, क्या लगा देंगे, W बराबर mgh लगा देंगे। m कितना ऊपर तक कितना था उसका, तो m कितना हो जाएगा 20 केजी। g कितना है, g दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड,
सेकंड स्क्वायर इनटू एच कितना दे रखा है, एच 2 मीटर ऊपर लेके जा रहा है तो 2 मीटर हो जाएगा। तो आप सीधे सीधे गुणा 20 की गुणा 10 से 200, 200 की गुणा 2 से 400, 400 वाट। ये लीजिए 400 डब्ल्यू यहां पे तुरंत तुरंत जूल में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, मैंने देखो लगाया भी कहां पे है यार, 400 जूल। 400 जूल आपका तुरंत आंसर बन जाएगा। चलो 31 नंबर, एक कुली 13 किलोग्राम के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपना सर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया काम। फिर mgs लगाना है, सीधे गुणा करेंगे, ये 10 की गुणा 1.5 से करेंगे तो कितना बन जाएगा 15, 15 तियां बन जाएगा 45 और बचेगा 4, 15 एकम 15, 15 4 19, यानी कि 195 जूल। ये लीजिए भाई 195 जूल आ गया। अब बच्चा कहेगा कि सर जी ये आपने क्या किया, मेरे तो समझ में आया नहीं। दोस्त बिल्कुल समझ में आएगा, कल वाला वीडियो पूरा उठा के देखना, जाके उसको स्किप करके मत देखना, फास्ट में लगा लेना, 1.25 पे लगा लेना, 1.5 पे लगा लेना, लेकिन स्किप मत करना। स्किप कर दिया तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा, फिर मत कहना कि यार समझ में नहीं आया। 232, एक लड़का 4 किलोग्राम स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किया गया कार्य की मात्रा जूल में क्या होगी। अब अच्छा एक चीज ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई आपको सामान पकड़ के खड़ा होना है, आप कहीं जाएंगे नहीं, खड़े रहेंगे, तो आपने कोई कार्य किया, कोई कार्य नहीं किया। हमारे इसके फिजिक्स की भाषा में जब तक हम कोई भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जाएंगे, हमारा कार्य किया हुआ माना ही नहीं जाएगा, तो इसका आंसर शून्य हो जाएगा। तो ये इतने सरल क्वेश्चन ग्रुप डी में आते हैं और बच्चा फिर क्या कहता है, सर जी हम पेपर देने गए थे, वहाँ पे साइंस के इतने टफ टफ क्वेश्चन आए थे कि हमने जो है कर नहीं पाए, वरना हमारे जो है नंबर बहुत ज़्यादा आ जाते। ऐसा नहीं है यार दोस्त, साइंस मैं आपको बताऊँ, मैंने लास्ट ईयर बता रहा हूँ, जब पिछले बार जो ग्रुप डी की अभी पोस्ट जो 1 लाख से ऊपर की पोस्ट थी, मैंने वहाँ पर बच्चों को बहुत कुछ पढ़ाया। मैंने कहा आराम से इसको पढ़ के जाओ, कोई समस्या नहीं होगी, आप इतने में साइंस आसानी से कर सकते हो। अच्छे अच्छे नंबर लेके आए, सब कुछ हुआ, लोगों के 80-80 नंबर बने हैं। चलो, कार्य तभी हो सकता है जब, भाई कार्य तभी होगा जब क्या होगा, ऊर्जा हो, बल हो, संवेग हो या शक्ति हो। कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा होगी। आपके शरीर में अगर ऊर्जा नहीं है तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते, इसीलिए बीमारी में आप कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस समय पे हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है वो बीमारी से लड़ने की वजह से खत्म हो चुकी होती है। 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा किया गया कार्य का उदाहरण नहीं है। लड़के को कमरे की दीवार को धक्का देना, लड़की द्वारा ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली को आगे बढ़ जाना, आगे बढ़ गई मतलब काम किया। सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, अब अगर आपने उसको दबाव डाला तो सिंपल सी बात है वो थोड़ा नीचे जरूर जाएगा। अगर वो थोड़ा सा भी नीचे चला गया, 1 मिलीमीटर भी चला गया नीचे, तो इसका मतलब काम हुआ। किताब को किसी ऊंचाई पर उठाना, हमने एक जगह से दूसरी जगह पे किताब को रखा, मेज पे थी, हमने ऊपर उठा के अलमारी में रख दिया, इसका मतलब मेज से अलमारी पे गई, काम हुआ। खाली एक में काम नहीं हुआ था, वो क्या था कि लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। अब आप उसको धक्का दे रहे हो, दीवार तो हिली ही नहीं, वो तो अपनी जगह पर रही, तो क्या ही काम हुआ, कुछ नहीं हुआ, शून्य हुआ, बात खत्म हो गई। चलो 35, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, तो जब जो बल हमने लगाया है और वस्तु की जो मतलब ऐसे समझ लीजिए, हमने बल लगाया और बल जो है उसके गतिशील की जो दिशा है उसके लंबवत हो गए, तब क्या हो जाएगा, तब तो कार्य शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्य शून्य हो जाएगा। हम बल जैसे लगा रहे हैं और उसकी जो दिशा है उसके लंबवत बन जाए, यानी कि 90 का एंगल बन जाएगा। जैसे ही 90 का एंगल बनेगा क्या हो जाएगा, कार्य किया ही नहीं है, कोई कार्य नहीं हुआ। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण 0 मतलब कोण कितना है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। अभी आपको मैंने बताया था, अभी कुछ देर पहले ही बताया था, जहां पे आया था कि अगर एक गाड़ी और उससे लगने वाली जो सामने से हवा आ रही है वो दोनों एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो वहां पे किया गया कार्य क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा। क्यों, क्योंकि तब दोनों के बीच में कोण 180 का बनना था। अगर 180 का कोण बनेगा तो 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 की। तो 180 की कोण वैल्यू अगर -1 की है तो W बराबर F/d cos थीटा लगाएंगे, cos 180 की वैल्यू माइनस रखेंगे, और जैसे ही माइनस रखेंगे F और D की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, माइनस के साथ तुरंत मिलेगी, वो माइनस बना देगी, इसलिए हमारी पॉजिटिव जो डिग्री उसकी वैल्यू भी आएगी वो भी माइनस में ही आएगी। 37 नंबर, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया गया, यानी कि देखो 5 मीटर हटा है तो कार्य हुआ है। तो यानी कि W बराबर बहुत बार भाई बताया है लेकिन फिर भी F/d, तो 125 न्यूटन गुणे 5 मीटर। 125 की गुणा सीधे से कर लो, 5 की गुणा जब हम 100 से करेंगे, इस 100 की गुणा करना सीख लो, 100 की गुणा 5 से 500 हो गया। अब 25 पंचे 125, यानी कि 125 पंचे कितना हो गया, 625।
न्यूटन और मीटर मिलके क्या बना देगा, जूल बना देगा, तो 625 जूल हो जाएगा। अड़तीस, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य। अब 50 न्यूटन का बल लग रहा है, 10 मीटर की दूरी उसने तय कर ली है, तो 50 दामन कितना होता है, 500, तो न्यूटन और मीटर मिलके जूल बना देंगे। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य कितना होगा। मैंने आपको यह क्वेश्चन बताया था मैंने आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बताया था कि आप जो है यहां से स्टार्ट हुए और ऐसे दौड़ते हुए गए, पूरे में दौड़ते हुए आए, लेकिन फिर यहीं पे आ गए। आपने जहां से शुरू किया था और वहीं पे अगर आप आके अंत कर देते हैं, तो जहां से आपने स्टार्ट किया था और आप जहां पे खत्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने तो कोई दूरी चली ही नहीं है। वो आपकी नज़र में पूरा चक्कर लगा के घूम के आए, लेकिन आपके फिजिक्स के हिसाब से आप यहीं से चले थे और यहीं पे खत्म कर रहे हो, तो इसका मतलब आपने कार्य किया ही नहीं, तो यानी कि शून्य हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि बच्चा कह देता है यार उसने तो कार्य किया होगा और वो तो ऋणात्मक आ जाएगा या सकारात्मक आ जाएगा, तो इसमें भैया कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप कोई एंगल बनेगा ही नहीं, पूरा एंगल 360 बना के ले जाएंगे तो भी एंगल जीरो ही आ जाएगा। 90 और 360 की एक वैल्यू हो जाती है, 0 और 180 की जो वैल्यू होती है वो तो आपकी एक जैसी होती है, लेकिन 180 माइनस का बना देता है। चलो 240, जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। जब बल और विस्थापन जब दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, 180 का कोण बनना चाहिए, तभी उन दोनों के बीच का किया गया कार्य ऋणात्मक हो जाता है। और ये तभी होगा जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, यानी कि 180 का कोण बना रहे हो। 180 का कोण का मतलब एक चीज इधर से जाए और एक चीज इधर से आए। जब ये दोनों यहां पे मिलेंगे तो यहां पे एंगल बनेगा 180 का, और 180 का बनते ही, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो जैसे ही -1 वैल्यू आ जाएगी, सारी वैल्यू आपकी माइनस में हो जाएगी। 241, 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर ऐसे रखी गई है कि उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप में लटकता है। चेन का कुल द्रव्यमान 4 kg है। द्रव्यमान पर पूरी चेन को खींचने हेतु टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु किया गया कार्य। यह क्वेश्चन जो है हम लोगों के 11th में पढ़ाया जाता है और बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, बट वहां क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं नहीं इसको। जैसे अगर ये मान लो ये हमारी मेज है, ठीक है, ये हमारी मेज है, ठीक है। अब इसमें ये ऐसे करके कोई चैन रखी है और ये ऐसे करके लटक भी रही है, ठीक। अब अगर ये लटक रही है तो उसने क्या कहा है, ये कितनी लटक रही है, 60 सेंटीमीटर तक लटक रही है, और उसकी पूरी चैन की लंबाई कितनी है, 2 मीटर की है, तो ऊपर कितनी बची होगी, 140 सेंटीमीटर बची होगी, ठीक है, 140 सेंटीमीटर बची होगी। फिर अब उसका द्रव्यमान उसने पूछा है, पूरी चैन का द्रव्यमान कितना है, 4, तो देखो द्रव्यमान निकालेंगे कैसे, पूरी चैन का द्रव्यमान है 4। अब जो लटक रही है, अगर 2 मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितनी हो जाएगी, 200, और हमको लटकता कितनी है, 60, तो 60 की ही निकालनी है। 0 से 0 चला जाएगा, 4 से ये 5 बार चला जाएगा, और 5 से 6 को डिवाइड करेंगे तो ये 12, मतलब 1.2 चला जाएगा, तो 1.2 तो आ गया आपका, या ऐसे सीधे समझिए आप इसको, 1.2 में मत लीजिए अभी, अब 6/5 आपका आ गया, 6/5 kg आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो लटकने वाली चैन है उसका द्रव्यमान कितना होगा, 6/5 हो जाएगा, ठीक। अब चैन को खींचने में किया गया कार्य हमको बताना है, तो आपको पता है कार्य कितना होता है, कार्य होता है भाई W, लेकिन इसमें जो परिवर्तित स्थिति ऊर्जा लगेगी क्योंकि वो लटक रही है, अब हमको उसको ऊपर खींचना एक, लेकिन वो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल अपनी तरफ खींच रहा है और हमको क्या करना है, उसको ऊपर खींचना है। तो जो अंतिम ऊर्जा होती है उसमें से हम प्रारंभिक ऊर्जा को घटा देते हैं, ठीक है। इसको यार थोड़ी जगह चाहिए होगी, हाँ यहाँ नीचे कर लेते हैं। तो देखो जो W होगा, ऐसे समझेंगे, W जो होगा वो परिवर्तित स्थितिज ऊर्जा होगी। कैसे परिवर्तित होगी, क्योंकि यहाँ पे चैन ऐसे करके नीचे के लिए लटक रही है, तो इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण अपनी तरफ खींच रहा होगा, और इसको हमको खींचना किधर है, ऐसे करके ऊपर, तो इस पे गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो इसलिए विपरीत स्थितिज ऊर्जा लगेगी, और जब लगेगी तो अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक, ठीक, प्रारंभिक ऊर्जा। अब अगर इसमें अंतिम स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0, और जो प्रारंभिक जो बन जाएगी, या हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि 0 माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस का mgl, क्योंकि दोनों चीजें किसमें लगेंगी,
ऊपर के लिए खींचेंगे तो माइनस में ही चली जाएंगी। तो जैसे ही ये माइनस और माइनस मिलके क्या बना देगा, तो ये प्लस बना देगा। क्या बचेगा, सिर्फ mgl। क्यों, क्योंकि जीरो से कोई भी चीज हटाएं या निकालें या जोड़ें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे l आपको कितना है, वो 60 था, लेकिन उसका हमें आधा लेना पड़ेगा। और या हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो हमारी 30/100 मीटर भी कर सकते हैं। लटके चैन का द्रव्यमान जो है बीच से कम हो जाएगा क्योंकि जहां से लटक रही है वहां से थोड़ा सा उसका द्रव्यमान तो कम हो ही जाएगा। क्योंकि यार देखो यहाँ पे जगह कम है, थोड़ा सा समझाने में मुझे बस थोड़ी सी समस्या आ रही है। खैर, जो ऐसे सीधे समझिए, जो यहाँ पे L होगा, ये यहाँ पे करते हैं, L जो होगा वो आपका कितना है, 60 था, लेकिन हमें उसको आधा करना पड़ेगा। आधा इसलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि जब हम उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो यहाँ पे प्रेशर लगेगा, और प्रेशर लगने की वजह से जो उसका जो लंबाई होगी वो खींचेगी, तो वो कम लेनी पड़ेगी। और इसको अगर हम ऐसे भी लिखें तो अगर या तो हम इसको 30 सेंटीमीटर में लिखें या बराबर करके 30/100 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको इसका निकालना क्या था, mgl। तो देखो 6/5 इसका द्रव्यमान था, g इस पे कितना लग रहा था, g तो 10 का ही लगेगा, और जो लेंथ चली गई वो कितनी है, 30/100 कर सकते हैं, या आप 60/2 कर लीजिए। ठीक, तो अब यहां से जीरो चला जाएगा, जीरो से ये जीरो चला जाएगा, और 6×18 18/5 आ रहा है। 18/5 आएगा तो 5×15 5×6 ये लीजिए, तीसरा ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। चलो भाई, कभी कभार सवाल बड़े लेंथी हो जाते हैं और मेरे पास यार जगह कम पड़ जाती है, और डिजिटल बोर्ड लेने की अभी भाई क्षमता नहीं है कि मैं डिजिटल बोर्ड भी खरीद पाऊँ। लेकिन आप लोगों का सहयोग रहेगा तो वो भी आ जाएगा एक दिन के बाद। एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रखता है, जी इतना है, उसके द्वारा किया गया कार्य। कुछ नहीं करना है, आपको इन तीनों का क्या करना है, गुणा कर देना है। क्या करना है, इन तीनों का गुणा कर देना है। 10 की गुणा 25 से करेंगे तो इस वाले की गुणा इससे करेंगे तो सीधे 25 बन जाएगा, और 25 625 होता है। ये लीजिए 625 जूल आपका आंसर आ गया। 43 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया, उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान। फिर वही चीज है, इसकी गुणा इससे करिए तो 20 हो जाता है, 20 की गुणा 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 जूल हो जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन एक चीज यहाँ पे माइनस जूल भी दे रखा है, एक चीज गड़बड़। 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 किलोग्राम की ऊंचाई तक उठाया जाता है वस्तु पर अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो याद रखना, अगर गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से लगेगा तो W बराबर माइनस का mgh लेना पड़ेगा, और जैसे ही माइनस का लेंगे तो यहाँ पे आंसर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आंसर फिर पहला वाला नहीं लगेगा तो माइनस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने आंसर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पूछ दिया है। क्योंकि हम लोग कोई भी सामान ऊपर उठाते हैं या नीचे जमीन के लेके जाएंगे तो भार उस पे लगने वाला माइनस में ले लिया जाता है। 44 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस पर किया गया कार्य कितना। अब देखो सिर्फ कार्य पूछा गया है, तो सिर्फ कार्य पूछा गया तो W बराबर mgh। 5 की गुणा 2 से 10 आ जाएगा, और उसकी गुणा 10 की गुणा इससे कर देंगे तो सीधे 98 आ जाएगा, 98 जूल। 245 एक व्यक्ति 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। फिर वही mgh लगा देंगे तो 20 दूना 40, 40 दामन 400, 400 तुरंत हो जाएगा 400 जूल। एक केजी की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती, गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य। अब गुरुत्व बल के द्वारा हो गया तो W बराबर माइनस का माइनस गुरुत्व बल के द्वारा लगाया गया कार्य। एक चीज रुकना जरा, इसमें हमको कुछ और कैसे करना पड़ेगा। 1 केजी की वस्तु को 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, वस्तु द्वारा गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा, मान लीजिए कि G बराबर 10 है। अच्छा ठीक, तो यहाँ पे जो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी वो mgh में ही निकालनी पड़ेगी, जो क्योंकि ऊपर से गिर रही है तो मुक्त अवस्था में गिरेगी तो क्या हो जाएगा, उस पर g का बल तो काम करेगा ही। तो द्रव्यमान दे रखा है 1, 30 मीटर की दूरी है, 10 30 दामन 300, 300 जूल, सीधे आंसर आ जाएगा। 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य। अब 5 मीटर से 5 मीटर से 10 मीटर होगा तो मैंने आपको बताया था कितना होता है, 1/2 m v2 माइनस v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बताया था। तो यहाँ पे m कितना है 800 ग्राम, तो 1/2
गुणे 800। B2 कितना है 10, 10 दामन यानी कि 100, और ये 5 होगा 5 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे 25। तो अब देखो 200 से इसको भाग दे देंगे 400 आ जाएगा, और 100 से 25 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 75 आ जाएगा, यानी कि 400 गुणे 75। तो यानी कि 400 गुणे 75 कितना बना देगा, अगर 475 75 दूना होता है 150, 150 300 यानी कि 3000। ठीक है, और 300 3000 30,000 बनेगा, 30,000 बनेगा, 30,000 कितना आ जाएगा जूल। और अगर 30,000 जूल आ गया तो 30,000 जूल आते ही हम लोग इसको 1000 से भाग दे देंगे तो कितना बन जाएगा 30 kg जूल तुरंत। ये लीजिए 30 kg जूल, इसीलिए के बना किलो कैलोरी, सॉरी केजी नहीं किलो कैलोरी बन जाएगा, किलो लग जाएगा ना, किलो के लिए 1000 से हम लोग उसको तुरंत भाग दे देंगे। चलो 20 kg भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य 10 मीटर पर सेकंड है, तो उसका आंसर बताना है। तो सीधे सीधे गुणा 20 दूना 400, 20 दूना 40, 40 दामन 400, ये लीजिए 400 जूल आंसर हो जाएगा। 49 कार्य करने की दर जो होती है वो क्या कहलाती है, अगर कार्य करने की जो दर है उसी को तो हम लोग शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। 50 शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है, जो शक्ति होती है उसको किस रूप में व्याख्या किया जा सकती है, ये पूछा जा रहा है। ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य, भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर, 1 मिनट में किया गया कार्य। तो शक्ति को क्या कहते हैं, जो कार्य करने की दर होती है उसी को तो शक्ति कहते हैं। अभी ऊपर उसने परिभाषा में पूछा था और ये आंसर हो गया। तो देख रहे हो जहां पे अभी आपके न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो इस वजह से इसमें थोड़ी सी टाइमिंग बढ़ जाती है, वीडियो लंबा हो जाता है, वरना मेरी कोशिश ये रहती है कि 50 क्वेश्चन में 28 से 30 मिनट में करा दूं। यहाँ पे 10 से 12 मिनट सिर्फ और सिर्फ आपको जो एक्सप्लेन करने में चला जाता है, जो क्वेश्चंस होते हैं इनको कैसे क्या करना है क्या नहीं, इसको करने में चला जाता है, तो इसलिए कभी कभार थोड़े से वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है। खैर आज के भी क्वेश्चन जो थे थोड़े से इसमें न्यूमेरिकल थे, कुछ आपके थे वैसे नॉर्मल, बाकी तो सब न्यूमेरिकल ही थे, तो इसलिए आज का भी वीडियो लगभग 42 मिनट का हो गया। कोशिश करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरी इसको देखेंगे। बाकी भाई दोस्तों आप लोग भी वीडियो को शेयर कर दिया करें, जिससे हम लोगों के पास और भी कैंडिडेट जुड़ पाएं, तो हम लोग इसको और अच्छे तरीके से और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और भी ज्यादा लेके आपके सामने आ पाएं। चलो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होगी, बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।